हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है थोड़ी देर पहले ही यूजीसी नेट के रिजल्ट जारी हुए हैं और इस बार लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे जेआरएफ मिला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में जो आप फॉलो कर सकते हैं और क्या गलतियां हैं जो मैंने नहीं की इस अटैम्प्ट में जिसकी वजह से मुझे जेआरएफ मिल पाया। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने इग्नू से मास्टर्स करके रखा है जैसे मेरी तरह। तो आप भी इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जो चीज़ मैंने फॉलो करा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी पर्टिकुलर जो है तैयारी नहीं करी थी, लेकिन कुछ गलतियां जो मैं करता था एग्ज़ाम में उसके ऊपर मैंने काम किया और अगर आप इस गलती को चेक करेंगे तो आपको अपना डिफरेंस जो है फ़र्क समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ों से काम बन सकता है। तो मैं जो गलती किया था अपना पिछले अटेम्प्ट में, जो कि नेट और जेआरएफ के बीच का जो फर्क रह गया था, पिछली बार मुझे नेट मिला था लेकिन जेआरएफ नहीं मिल पाया था, तो मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मैंने पैसेज में सवाल गलती किए हैं। तो पैसेज में टोटल जो है 150 क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। तो उसमें से टोटल आपका 15 नंबर जो होता है, 15 क्वेश्चन जो होता है 30 नंबर का, वो आपका पैसेज ही होता है 15 × 30। तो मेरे क्या होते थे, 15 में से मैं पैसेज में 10 ही सही कर रहा हूँ, ठीक है, 9 ही सही कर रहा हूँ। पेपर 2 में 10 में से 6 सही हुआ और पेपर 1 में 4 ही सही हुआ। तो ये एक मेजर फैक्टर बनता था। आप समझो कि अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो 5 × 10, 10 मार्क्स तो यहीं घट गए ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जो भी आंसर की डाउनलोड किया था उसमें आप ये चीज़ को इंश्योर करें, देखें, चेक करें कि क्या आपके 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट हैं पैसेज में। और ये गलती मैंने इस बार नहीं करी है। मैंने इस बार मेक श्योर करा एग्जाम में जा करके ही कि सबसे पहले मैं पैसेज करूँगा और 15 में 15 पैसेज को सही करूँगा। पहले पैसेज में गलतियाँ क्यों होती थी, क्योंकि उनके ऊपर टाइम नहीं देते थे। और पैसेज में क्या होता है, श्योर शॉट है, आप जब करेक्ट करोगे तो सही में 100% आपको मार्क्स उसमें सही में सही मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको चेक करना है कि पैसेज का आपने आंसर की में सही करा है कि नहीं करा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात होता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो इस बार मैंने ये मेक श्योर करा कि मैथ्स एंड रीजनिंग के सवालों को मुझे गलत नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग जो इस एग्जाम का जो लेवल है उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग उतनी टफ नहीं आती है, ठीक है, जो कि मैंने ऑब्जर्व करा है। और टफ जो है वो एक आपका कह लें तो सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो मैथ्स एंड रीजनिंग उतना टफ इसमें नहीं आता है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है तो वो ये इंश्योर करें कि मैथ्स एंड रीजनिंग के कोई भी सवाल वो गलत नहीं होने देंगे। और गलत नहीं होने देने का मतलब ये है कि जब वो मैथ्स एंड रीजनिंग के सवाल को पढ़ें एग्जाम में तो थोड़ा सा समय दें, उसके ऊपर ध्यान से दें समय, और क्वेश्चन को स्किप ना करें, कोशिश करें वहाँ पर सॉल्व करने की। इस बार भी एक सवाल आया था, मुझे याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्रैक नहीं हो रहा था और मैंने जल्दी से उसको लास्ट जो आखिरी 10 सेकंड या 15 सेकंड बचे थे उसमें मैंने क्रैक किया, उसको आंसर मारा। और फिर मैंने जल्दी से एग्जाम से जब हम निकले तो मैंने उस इंसान को बताया जिसका क्रेडिट जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सिखाने के लिए। मैंने अपनी दीदी को कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे था एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल, तो इसको मैंने ऐसे सोच के करा था। तो हाँ, इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैथ्स एंड रीजनिंग का जो आपका सवाल है वो आप कोशिश करें गलत ना हो। जिनकी मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर है वो कोशिश करें कि मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर काम करें, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग का रिटर्न्स काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न्स देखने को मिलता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रिसर्च मैथोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह। तो रिसर्च मैथोलॉजी वगैरह जो है उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं इसमें गेस वर्क का इस्तेमाल करता हूँ। कुछ क्वेश्चन गेस वर्क से भी, अंदाजा से भी तो करेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप पैसे सही कर पा रहे हो, मैथ्स एंड रीजनिंग के भी काफ़ी सवाल भरे रहते हैं, वो आप सही कर पा रहे हो। इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, जैसे अगर मैं अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि वो जनरिक ही आइडिया रहता है, काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं इसमें। तो इसके लिए भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। इवन जो आपका एक क्वेश्चन होता है इसमें यूनिवर्सिटी रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी रिलेटेड सवाल आता है, उसमें 5 सवाल रहेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस बनाया है कि नहीं बनाया है, या कौन सा जो है यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, वगैरह वगैरह। इन्वायरमेंट पे ऐसे पूछा गया था, COP 27 वगैरह सवाल पूछा गया था कि ये सब पूछा गया था सवाल, ठीक है, कि कहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सवाल हमें हेल्प कर जाते हैं इन्वायरमेंट वगैरह में भी। तो जिनका जो यूपीएससी वाली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट वगैरह के लिए आपको अलग से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, आप जाओगे और कर पाओगे। और रिसर्च मैथोलॉजी वगैरह के लिए आप जो है ऐसे ही चले जाओ, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है और अगर आप इस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो है डाइवर्सन होगा झूठ मूठ का इस तरफ ध्यान।
तो इस तरह से अगर आप करोगे, आप ये इंश्योर करोगे, तो आप 35 to 40 क्वेश्चन जो है सही कर पाओगे। मैंने इस बार 35 क्वेश्चन सही करा था इसमें, ठीक है, जबकि एक मैंने DI का सवाल गलत कर दिया, 36 हो जाते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 यानी इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में आपको फोकस करना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपका पेपर 2 जो भी है, जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपने यूपीएससी का अगर ऑप्शनल रखा होगा, तो ऑप्शनल के साथ में ही अगर आपका पेपर 2 भी है, तो आपको कुछ भी तैयारी नहीं करना है, आप सीधा जाएँ एग्जाम में बैठ जाएँ। पेपर 2 में आपने ऑप्शनल की जो भी तैयारी करी है उससे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल काम चल जाएगा। जो लोग इस एग्जाम को देते हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसमें ना पूछा जाता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने इस काम को दिया है, ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट वगैरह का नाम पूछा जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक मैराथन लेक्चर देख सकते हो, या इंडियन इकोनॉमी के पार्ट के पहले के लिए आप एक मैराथन लेक्चर देख सकते हो। यूट्यूब पे आप कोई भी मैराथन लेक्चर्स देख लो, कोई भी देख लो, जो भी मैराथन लेक्चर मिले सब अच्छे होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक ये पार्ट भी आता है आपका कि जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, जो कि हमें यूपीएससी के ऑप्शनल में देखने को नहीं मिलता है। तो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मैं वही बोलूँगा कि जो आप मैराथन लेक्चर देखोगे ना, वैसे ही मैराथन लेक्चर आप कोई भी देख लो, ठीक है। जैसे एक माई स्टडी गुरु करके एक मैम है, उनका मैराथन लेक्चर मैंने देखा था, ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्प किया, उसी से मतलब कुछ फार्मूला से क्वेश्चन बन गए, जो कहीं ना कहीं अगर आप मान लो एग्जाम से 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहे हो और उससे आपको 5-6-7 सवाल फंस जा रहा है, तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा हायर एंड पे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ऑप्शनल के ऊपर मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा काम करना है। आप देख पा रहे हो कि 96.44% आया है, इन ऑप्शनल पे मेरा उतना अच्छे से कमांड बना नहीं है, अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। तो ऑप्शनल पे अच्छे से कमांड करना है। ऑप्शनल पे अगर आपका अच्छे से कमांड है तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे एग्जाम में जाएँ, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आई थिंक आपको वर्क करना चाहिए, अगर आप पेपर 1 में अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो। और पेपर 1 में जिनका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा कमज़ोर है और वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसी एग्जाम के लिए फोकस है, तो उनके लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि जो अदर टॉपिक्स जैसे होते हैं इन्वायरमेंट वगैरह में थोड़ा जेनरिक आइडिया लेना स्टार्ट करें चीज़ों का, जिससे आप एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उनको वो भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में भी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेक और ब्रेक पॉइंट है ये, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हाँ, मुझे अभी यही बातें करनी थी इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, जो भी यहाँ तक सुने हैं, और बस थैंक यू। बंद करेंगे इसको।